81 वर्ष के मल्लिकार्जुन खड़गे आज विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते बनते क्यों रह गए? आज दिल्ली में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की जो चौथी बैठक हुई, उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित करने की मांग की, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन किया। 81 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य से आते हैं। वो बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस में दूसरे ऐसे दलित नेता हैं जिन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। और यहां बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक देश में 2 प्रधानमंत्री ही ऐसे रहे हैं जो दक्षिण भारत के थे। इनमें से एक थे पीवी नरसिम्हा राव, जिनका गृह राज्य आंध्र प्रदेश था, और दूसरे हैं एचडी देवेगौड़ा, जिनका गृह राज्य कर्नाटक है। अब दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के कुछ नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई यह नहीं समझ पा रहा कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आज की बैठक में प्रस्ताव पेश हुआ तो फिर इस पर कोई सहमति क्यों नहीं बन पाई। सूत्रों से हमें यह पता चला कि जैसे ही ममता बनर्जी ने यह प्रस्ताव पेश किया, वैसे ही लालू यादव और नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए। लालू यादव को इस बात पर आपत्ति थी कि 72 वर्ष के नीतीश कुमार के रहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार हो सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक बैठक में यह दलील भी दी गई कि अगर खड़गे दलित हैं तो नीतीश कुमार भी ओबीसी हैं, और इस पर बाद में काफी विवाद हुआ, जिसकी वजह से नीतीश कुमार और लालू यादव बैठक खत्म होने से पहले ही बैठक से बाहर चले गए। इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दुख शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को ही हुआ होगा, क्योंकि आज वो विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते बनते रह गए और उन्हें ही बाद में खुद ये घोषणा भी करनी पड़ी कि आज की बैठक में इस मुद्दे को लेकर कोई फैसला हुआ ही नहीं। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया है कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूं, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। आज विपक्ष के सामने 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे पहली ये कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि अभी विपक्ष में प्रधानमंत्री पद के लिए एक भी उम्मीदवार पक्का नहीं है, बल्कि इस पद के लिए कई उम्मीदवार, कई दावेदार बैठे हैं। बहुत सारे नेता इस पद का सपना लेकर बैठे हैं। दूसरी चुनौती यह है कि विपक्ष के सहयोगी दलों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की बहुत कमी है, जिससे आप आज के ही इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आज जब सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि सीटों का बंटवारा दिल्ली में होना चाहिए, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सीटों का बंटवारा राज्य स्तर पर होना चाहिए और दिल्ली के नेताओं का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये सारे विपक्षी दल राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं और दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल में तो इन पार्टियों के बीच जबरदस्त राजनीतिक दुश्मनी है। जैसे ममता बनर्जी ने आज ही कहा कि कांग्रेस को देश में सिर्फ 300 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और बाकी की 243 सीटें अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ देनी चाहिए, और इस बात से कांग्रेस के नेता काफी नाराज हो गए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कड़वाहट है। चौथा, इस गठबंधन में कई पार्टियों का सम्मान नहीं होता, ऐसी उनकी शिकायत है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया तो उन्होंने कांग्रेस को चालू पार्टी बताया और कहा कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी उनकी पार्टी को इस गठबंधन में सम्मान नहीं मिला। हालांकि यहां इस विवाद का दूसरा पहलू यह भी है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 71 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में उनकी पार्टी को सिर्फ
0.5% वोट ही मिले, यानी आधा % वोट मिले। पांचवी चुनौती है कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में विपक्ष के नेताओं के बीच एकता की कमी साफ दिखती है और यह बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कई बार उठाई गई है। और परिवारवाद भी इस गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौतियों में से एक है। अखिलेश यादव ने जैसा आपको बताया, आधा % वोट उनको मिला है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की स्थिति मध्य प्रदेश में ऐसी है कि ना तो वो किसी को हरा सकते हैं, ना किसी को जिता सकते हैं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जैसे नेता ये चाहते हैं कि उनका पूरा सम्मान हो और इस गठबंधन में उनके साथ कांग्रेस पार्टी मिलकर चले और समाजवादी पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में उन्हें कुछ सीटें छोड़ देनी चाहिए थी, भले ही उसका वोट शेयर आधा % ही है। इंडिया गठबंधन की 28 में से 11 बड़ी पार्टियों को अभी परिवार चला रहे हैं, जिससे लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि ये विपक्ष का नहीं बल्कि कुछ परिवारों का मोदी के खिलाफ एक गठबंधन है जो अपने परिवार के पॉलिटिकल बिजनेस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वैसे विपक्षी दलों में और बीजेपी में एक अंतर यह भी है कि विपक्षी दलों की बैठक में जो कुछ भी होता है वो तुरंत मीडिया में बाहर आ जाता है, यानी विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की जब भी बैठक होती है मीडिया में सारी बातें लीक हो जाती हैं कुछ ही घंटों में, या कह लीजिए कुछ मिनटों के बाद। जैसे ही बैठक खत्म हुई सारी बातें लीक हो जाती हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या सुझाव दिया, कौन कौन नाराज हो गए, किस पार्टी की क्या राय थी, किस नेता ने क्या कह दिया। तो बड़ा अंतर समझिए विपक्ष में और बीजेपी में। विपक्ष की हर बैठक की सारी बातें लीक होती हैं, जैसे मैं ही अभी आपको बता रहा हूं, मैं तो उस बैठक में था नहीं, मीडिया का कोई रिपोर्टर भी उस बैठक में नहीं था, लेकिन तो भी मीडिया को सब पता है। और कल सुबह जब आप अखबार पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें पढ़ने को मिल जाएंगी कि इंडिया गठबंधन की इस बैठक में क्या क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने किससे क्या झगड़ा किया, लड़ाई झगड़े क्या हुए, कहां विवाद हुए। लेकिन बीजेपी में जब कोई बैठक होती है या बीजेपी में या इस सरकार में जब कोई फैसला होता है तो उसके बारे में मीडिया ही क्या, बीजेपी में अपनी ही पार्टी में बड़े बड़े नेताओं को कुछ नहीं पता चलता। और 3 राज्यों में चुने गए मुख्यमंत्री इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। खुद बीजेपी में बड़े बड़े नेताओं को नहीं पता था कि इन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो एक बड़ा अंतर आप समझिए बीजेपी और विपक्ष में। विपक्ष की सारी बातें, पूरी रणनीति बाहर लीक हो रही है और बीजेपी की बैठक से एक जानकारी बाहर नहीं आती। आज बीजेपी ने विपक्ष की आज की बैठक पर वर्ष 1984 में आई एक मशहूर फिल्म इनकलाब का एक सीन सोशल मीडिया पर शेयर किया है और यह बताने की कोशिश की है कि विपक्ष के नेता इंडिया गठबंधन की अपनी इस बैठक में क्या रणनीति बनाएंगे और ऐसी बैठकों में विपक्ष के नेता क्या चर्चा करते हैं। आज विपक्ष की बैठक में कुछ फैसले भी हुए हैं जिनमें सबसे बड़ा फैसला सीट शेयरिंग को लेकर है। अब देखिए जो सीन अभी हमने आपको दिखाया, बीजेपी कहती है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में यह सब कुछ चर्चाएं होती हैं और विपक्षी दलों के नेता कहते हैं कि जब बीजेपी की सरकार आई थी, जब एनडीए की सरकार आई थी 2014 में, उस 2014 के चुनावों से पहले बीजेपी की बैठक में यह सब होता था। अब विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे का फैसला राज्य स्तर पर होगा और अगर राज्य स्तर पर सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनी तो फिर इंडिया गठबंधन के बड़े नेता दिल्ली में बैठकर इस पर चर्चा करके अंतिम फैसला लेंगे। दूसरा, दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो विवाद है उसे सुलझाने के लिए अलग से कोशिश की जाएगी। तीसरा, 30 जनवरी 2024 से विपक्ष लोकसभा चुनावों के लिए संयुक्त प्रचार अभियान शुरू कर देगा। चौथा, 22 दिसंबर को विपक्ष के सभी दल पूरे देश में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों का मुद्दा पूरे देश में उठाया जाएगा। और आज की बैठक में ईवीएम को लेकर भी चर्चा हुई जिससे वीवीपीएटी को लेकर, वीवीपैट जिसे हम कहते हैं, एक प्रस्ताव पास हुआ है। विपक्षी दलों ने तय किया है कि वो बैलेट पेपर की तरह वीवीपैट से लोकसभा चुनाव कराने की मांग करेंगे और यह मुद्दा चुनाव आयोग के सामने भी वो उठाएंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। सहमति बन गई।
बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। राजनीति में जो यहाँ के विपक्ष के नेता हैं, इनके इन प्रकार मैं देख रहा हूं कि सदन को व्यवधान करने में लगे हैं। अब ऐसे स्थिति में स्पीकर संज्ञान लेते हैं। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी पहले तय हो जाएगी। यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में, उनको पता नहीं, आपको बताए तो आप ही जवाब देंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहना उचित होगा? क्या ये एक राष्ट्रीय अलायंस है, नेशनल अलायंस है? इस गठबंधन में कुल मिलाकर 28 राजनीतिक पार्टियां हैं, जिनमें से सिर्फ कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसका 3 या उससे ज्यादा राज्यों में प्रभाव है। बाकी 27 में से 25 पार्टियां ऐसी हैं जिनका अस्तित्व सिर्फ 7 राज्यों के अंदर अंदर ही सीमित है। इनमें पश्चिम बंगाल से 6 पार्टियां हैं, तमिलनाडु से 5, महाराष्ट्र से 4, उत्तर प्रदेश और केरल से 3 और बिहार और जम्मू कश्मीर से 2 राजनीतिक पार्टियां हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यह गठबंधन राष्ट्रीय गठबंधन नहीं है। यह पूरे भारत में नहीं, बल्कि भारत के सिर्फ 7 राज्यों में ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि 7 राज्यों में ही जो है ये पार्टियां सक्रिय हैं। और इन 7 राज्यों में भी 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां असल में विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इनमें एक है तमिलनाडु और दूसरा है केरल। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की कुल 59 सीटें हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में ये सभी 59 सीटें विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने ही जीती थी, बीजेपी ने एक भी नहीं जीती। यानी जिन राज्यों में सारी सीटें पहले से ही विपक्ष के पास हैं, वहां ये दल प्रधानमंत्री मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं, तो उसका फायदा ही क्या हुआ? दूसरी बात, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां यह गठबंधन प्रासंगिक हो सकता है, वहां ये विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही राजनीति करती हैं। मुख्य रूप से जिन 3 राज्यों में यह गठबंधन अपना असर डाल सकता है, वहां भी इनके लिए लड़ाई आसान नहीं है। और ये 3 राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जो 303 सीटें जीती, उनमें से 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा वोट मिले। मतलब ये वो सीटें हैं जहां विपक्ष मिलकर भी बीजेपी को हरा नहीं पाया था। इसमें भी बड़ी बात यह कि देश के 8 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है और इन राज्यों में उसे किसी पार्टी से गठबंधन की जरूरत ही नहीं। और ये वो राज्य हैं जहां लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। अब सोचिए, लोकसभा की 543 में से 130 सीटों पर इंडिया गठबंधन के 27 राजनीतिक दल कांग्रेस के किसी काम के नहीं, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रव्यापी गठबंधन कहा जा रहा है और इसका नाम रखा गया है इंडिया। एक और आंकड़ा यह है कि वर्ष 2019 में लोकसभा की कुल 192 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिनमें से 92% सीट बीजेपी ने जीती और सिर्फ 8% सीट कांग्रेस को मिली थी। इसके अलावा ओडिशा, आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व के राज्यों में जहां लोकसभा की कुल 71 सीटें हैं, वहां भी इंडिया गठबंधन नहीं है। और इसलिए हम आपसे आज ये कह रहे हैं कि इस गठबंधन की जमीनी हकीकत को पूरे देश को समझना होगा और विपक्ष के नेताओं को भी इसके बारे में जरूर सोचना होगा। ये अगर विपक्ष के जो नेता हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, अगर वो इन मुद्दों के बारे में, इस पॉइंट के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, वहां तो वैसे वरिष्ठ बड़े बड़े नेता हैं जो कि बहुत अच्छी राजनीतिक रणनीति बनाने में माहिर होंगे, लेकिन अगर वो इन पॉइंट्स पर नहीं सोच रहे हैं, तो आज हम अपनी तरफ से उनकी मदद करने के लिए ये पॉइंट्स उनके सामने रख रहे हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर वो मोदी को टक्कर देना चाहते हैं तो उन्हें एक बहुत ही तगड़ी रणनीति बनानी होगी। और उनकी रणनीति में क्या क्या लूप होल्स हैं, ये आज मैं ही उन्हें बता रहा हूं, उन्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। इसके अलावा इस गठबंधन में सबसे मुश्किल स्थिति कांग्रेस पार्टी की ही है।
2019 में कांग्रेस ने देश की 543 में से 421 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। तो देखिए 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, 421 में से 52 सीटों पर उसे जीत मिली और 210 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर रही। यानी देश में 262 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार जरूर उतारना चाहेगी, क्योंकि यहां पर या तो वो जीते हैं और या वो दूसरे नंबर पर हैं, यानी सीधी टक्कर में है। लेकिन सोचिए 262 सीटें बाकी विपक्षी दल क्या कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो जाएंगे? और क्या कांग्रेस देश की सिर्फ आधी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाएगी? कांग्रेस तो चाहेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, कम से कम 400 450 सीटों पर तो चुनाव लड़ना ही चाहेगी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को मिलें, तो फिर कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी और कांग्रेस को 250 से 300 सीटों पर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। कम से कम 100-150 सीटें उसे छोड़नी पड़ेंगी अपने हिस्से की। क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी? इतनी कम सीटों पर कांग्रेस ने आज तक कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, तो आगे कैसे वो इसके लिए तैयार हो जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हम तो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करे, हम चाहते हैं कि हमारे देश में एक शक्तिशाली विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्षी नेता, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, वो जिस तरह की गलतियां बार बार कर रहे हैं, जिस तरह वो बार बार हर मैच में मार खा रहे हैं, जिस तरह हर मैच को वो हारते जा रहे हैं, जिस तरह की रणनीति वो बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं, उस रणनीति पर लोगों को विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और वो रणनीति है भी गलत। इसलिए आज जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, ये पॉइंट्स पर कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विचार करना चाहिए। इन पर अगर वो काम करेंगे तो शायद 1 या 2 राउंड के लिए वो मोदी को कुछ छोटी मोटी टक्कर देने में कामयाब हो सकते हैं। टीवी पर कॉमेडी शोज के दौरान बहुत सारे कॉमेडियंस को मिमिक्री करते हुए सुना होगा। वो लोगों की नकल करते हैं, मिमिक्री करते हैं, आप लोग उसे देखते हैं, आपको भी बड़ा मजा आता है क्योंकि इसमें मनोरंजन होता है, कॉमेडी होती है। लेकिन आज संसद भवन का परिसर भी एक कॉमेडी शो का स्टूडियो बन गया था, क्योंकि वहां टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे और आसपास विपक्ष के जो सांसद बैठे हुए थे वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहे थे और इस पूरे एक्ट का वीडियो बना रहे थे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जिन्हें विपक्ष का भावी प्रधानमंत्री बताया जाता है। वो इस एक्ट का खुद वीडियो बना रहे थे। पहले आप ये वीडियो देखिए। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. You see, my spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall. I'm so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. यहां पर आपको 2 बातें याद आ रही होंगी। पहला तो ये, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई रियलिटी शो हो रहा है, जैसे कोई कॉमेडी शो हो रहा है और आप किसी कॉमेडी शो का हिस्सा हैं। आपको पहली जो भावना आई होगी वो ये आई होगी। दूसरा, आपको अपने कॉलेज के जमाने याद आ गए होंगे, कॉलेज के दिन आपको याद आ गए होंगे और आपको ऐसा लगा होगा जैसे कॉलेज की कैंटीन में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, कुछ छात्र बैठे हुए हैं और वो किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा। आज इन सारे सांसदों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये संसद परिसर नहीं, किसी टीवी के कॉमेडी शो का या तो कोई स्टूडियो है
और या फिर किसी कॉलेज की कैंटीन है जहां पर छात्र बैठे हैं और अपने किसी विरोधी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं और वहां पर अपमान कर रहे हैं अपने किसी विरोधी का, जैसा कि कॉलेजों में, कॉलेज के दिनों में हुआ करता था। आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के संसद भवन के परिसर में भारत के माननीय सांसदों को देख रहे हैं। क्या आप इन्हें माननीय सांसद कहना चाहेंगे? सोचिए, जिन विपक्षी सांसदों ने यह कहते हुए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया था कि इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित नहीं करना उनका अपमान है, जिन्हें राष्ट्रपति मुर्मू की अपमान की इतनी चिंता थी, जो ये कहते थे कि उनको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो एक दलित हैं और क्योंकि उन्हें नहीं बुलाया गया इसलिए पूरा विपक्ष बहिष्कार करेगा। आज विपक्ष के वही सांसद उसी संसद भवन के बाहर खड़े होकर 72 वर्ष के भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। और राहुल गांधी, जो कि अपने आप को भविष्य का प्रधानमंत्री मानते हैं, वो इस एक्ट का वीडियो बना रहे थे। इस पर आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में नाराजगी भी जताई और कहा कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। तो जब उपराष्ट्रपति को यह पता चला कि उनकी मिमिक्री इस तरह से की गई तो उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी अपनी मिमिक्री के बारे में, आप सुनिए वो कितने दुखी थे। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। Sit down. उपराष्ट्रपति यही कह रहे हैं। अब देखिए कि कुछ जगहों को तो बख्श दो। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है, उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर ऐसे संवैधानिक पदों का अपमान करना अलोकतांत्रिक बात मानी जाएगी। यह पूरा विवाद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस वीडियो से शुरू हुआ था जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे थे और इसके बाद से ही कांग्रेस ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था और उनके लिए कहा गया था कि भारत के उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के सामने देखिए कैसे झुके हुए हैं। ये एक वीडियो था, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। देखिए ये वो वीडियो है। अब उपराष्ट्रपति जब गाड़ी से बाहर आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, सामने प्रधानमंत्री खड़े हैं, तो क्या हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करना इस तरह से, क्या यह बुरी बात है? क्या इसे झुकना कहा जाएगा या इसे अभिवादन कहा जाएगा? और इस अभिवादन में किसी को भी क्या समस्या हो सकती है? कांग्रेस ने जब इन तस्वीरों के लिए उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाना शुरू किया तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को वो तस्वीरें याद दिलाई जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का अभिवादन करते थे और वो उन्हें नजरअंदाज करके उनकी तरफ देखती भी नहीं थी और सीधे आगे निकल जाती थी। देखिए तो बीजेपी ने उस वीडियो के जवाब में यह वीडियो डाला जिसमें सोनिया गांधी ने उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था, उनकी तरफ देखा भी नहीं था। और आज बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान की इतनी चिंता करता है, जो ये कहता है क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू आदिवासी महिला है, आदिवासी होने की वजह से उन्हें
नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाया गया और उन्हें इस बात की इतनी चिंता थी, आज वही विपक्ष उपराष्ट्रपति का इस तरह से मजाक उड़ा रहा है और इसी तरह से उनका अपमान कर रहा है। अब आपको एक उदाहरण और देता हूं। इसी महीने जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब उन्होंने 77 वर्ष की सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। देखिए, तस्वीरें हैं आपके सामने। लेकिन 77 वर्ष की सोनिया गांधी के बगल में 81 वर्ष के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने उनके पांव नहीं छुए, बल्कि हाथ मिलाकर ही उन्हें धन्यवाद दे दिया। तो यहां आपने देखा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के तो पैर छुए हैं, मुख्यमंत्री सोनिया गांधी के पैर छू रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर उन्होंने नहीं छुए। कहने का मतलब हमारा यह है कि अभिवादन और आदर से जुड़े इस विषय में राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ है। और जब यह सब कुछ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देखा तो वो इससे काफी आहत हुए थे। उस समय भी उन्होंने क्या कहा था, आप देखिए। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है, बड़ा बुरा लगता है। हमारे देश में हमें जो संस्कार मिले हैं, हमारे देश की जो परंपराएं हैं, वो हमें वैसे भी ये कहती हैं कि पद छोड़ दीजिए, रुपया पैसा छोड़ दीजिए, कौन किस कुर्सी पर बैठा है ये भी छोड़ दीजिए। अगर हमसे कोई उम्र में भी बड़ा है तो उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे उपराष्ट्रपति 72 वर्ष के हैं। 72 वर्ष के होने के नाते ज्यादातर सांसदों से उम्र में बड़े हैं, और हमारे यहां जो उम्र में बड़े होते हैं उनका सिर्फ आशीर्वाद लिया जाता है, उनका अभिवादन किया जाता है, उनके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, उनके पैर छुए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। तो अगर और किसी नाते ना सही, पार्टियां छोड़ दीजिए, हमारे संस्कार कम से कम ये कहते हैं कि एक 72 वर्ष के उम्र के एक नेता जो आपसे बड़े हैं उम्र में, जो आपसे सीनियर हैं, आपसे पद में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, रुतबे में भी बड़े हैं, तो उनका सिर्फ आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे आप किसी पार्टी में हैं, चाहे आप पक्ष में हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं। और पक्ष और विपक्ष का तो क्या कहना, ये सब तो बदलता रहता है लोकतंत्र में। आज जो विपक्ष में है वो पक्ष में होगा, वो सत्ता में होगा, आज जो सत्ता में बैठा है कुछ समय के बाद वो विपक्ष में होगा। लेकिन इस तरह की जो बातें हैं उससे हमारे नेताओं को बचना चाहिए। अब हम आपको एक बहुत खास खबर दिखाएंगे। ये खबर आपके लिए है और हमने ये तय किया है कि हम हर रोज ये कोशिश करेंगे कि ठीक 9:30 बजे हम आपको कोई ना कोई ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, जिस खबर को देखकर आपको कुछ लाभ होगा, आप कुछ नया सीखेंगे, आपको कुछ फायदा होगा और वो खबर आपके बारे में होगी। तो आज हम उसी सीरीज में, उसी संदर्भ में आपको यह बताने वाले हैं कि लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से कैसे अब लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। वर्ष 1958 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मधुमती। इस फिल्म में एक बड़ा मशहूर गाना था, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। उस जमाने में लोग जब सफर पर जाते थे और मौसम सुहाना होता था तो इस तरह के गाने लिखे जाते थे और नायक ऐसे गाने गाता था। लेकिन अब ना तो सफर सुहाना बचा है और ना ही मौसम हसीन रहा है, क्योंकि मौसम वैसे ही खराब हो चुका है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण के काले बादल छाए हुए हैं, सांस लेना मुश्किल है ऐसे मौसम में, और सफर भी खराब हो चुका है क्योंकि चारों तरफ ट्रैफिक जैम ही जैम है, जो आपको असल में बीमारी के सफर पर ले जा रहा है। अब आप सोचिए, क्या आप इस जैम में अगर आप फंसे हुए हैं कई घंटों से, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, क्या आप ये गाना कभी गा सकते हैं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी? कभी नहीं गाएंगे।
वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी द्वारा की गई एक स्टडी में यह पता चला कि लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में फंसे रहने से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण यह कि जब ट्रैफिक जैम में लोग देर तक फंसे रहते हैं तो इससे उनका मानसिक तनाव बढ़ता है, और दूसरा, लंबे समय तक ट्रैफिक जैम में रहने वाले वायु प्रदूषण के कण उनके ब्लड प्रेशर को प्रभावित करते हैं और प्रदूषण के बारीक कणों की वजह से भी लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर मूड स्विंग्स होते हैं, गुस्सा आता है और लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा हमारे देश में तो रोड रेज के मामले अब लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सड़क पर जब लोग चलते हैं कई कई घंटों तक ट्रैफिक में जाम रहते हैं, उनके काम रुक जाते हैं, किसी की मीटिंग मिस हो जाती है और वो लगातार ये सोचते रहते हैं कि मैं कब इस जाम से निकलूं और अपने दफ्तर में पहुंचूं या काम पर पहुंचूं, क्योंकि वहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। और फिर लोगों को गुस्सा आता है। ऊपर से प्रदूषण के काले बादल और PM 2.5 लगातार आपके अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है। यह स्टडी अमेरिका के सिएटल शहर में हुई, जहां का AQI 100 से कम रहता है और जहां दिल्ली और मुंबई जैसा ट्रैफिक जैम भी नहीं रहता। सोचिए, AQI वहां का 100 से कम है। दिल्ली का AQI अगर मैं आपको बताऊं तो दिल्ली का AQI आजकल 350 से 400 के बीच में, और जब ज्यादा प्रदूषण होता है तो 500, 600, 700 चला जाता है। तो अब सोचिए, जिस शहर में AQI 100 से भी कम है, अगर वहां ट्रैफिक जैम से लोगों का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में क्या हो रहा होगा, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर शरीर में क्या चल रहा है। सोचिए, अगर यह स्टडी दिल्ली, मुंबई या फिर भारत के बेंगलुरु शहर में की जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। वर्ष 2021 में भारत में रोड रेज की घटनाओं को लेकर एक स्टडी हुई, जिसमें पता चला कि भारत में गाड़ी चलाने वाले हर 5 में से 2 लोग गुस्से में रहते हैं और उनके गुस्से का कारण होता है लंबा ट्रैफिक जैम, और यह ट्रैफिक जैम उनका ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और फिर वो सड़कों पर गुस्से में गाड़ी चलाते हैं, क्रोध में गाड़ी चलाते हैं। इस बात को आप दिल्ली की घटना से समझिए, जहां एक टैक्सी ड्राइवर की 2 लोगों ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी से आगे निकाल कर ले गया था, यानी उसने ओवरटेक कर लिया था। और इस घटना से आप समझ सकते हैं कि भारत में सड़कों पर लोगों का क्रोध किस स्तर पर पहुंच गया है, और इस क्रोध का कारण है ट्रैफिक जैम और उसके साथ वायु प्रदूषण का मिलना। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के शहर वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जैम दोनों में ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, और हमारे देश की सड़कों में नसों की तरह ब्लॉकेज बन गई है। आज जैसे आपकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं कि आपके हृदय में जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, सड़कें किसी भी देश की नसें होती हैं, और आज हमारे देश की तमाम नसें ब्लॉक हो चुकी हैं इन ट्रैफिक जैम्स की वजह से। इस पूरे मुद्दे को लेकर आज हमने अलग अलग शहरों से आपके लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत की अगली महामारी असल में ट्रैफिक जैम है, जो लाखों करोड़ों लोगों को लगातार बीमार कर रही है। बाहर जाने का काम है तो रास्ते में जैम है, फिर चाहे वो सुबह हो या शाम हो। ट्रैफिक जाम जिंदगी में ऐसे घुल मिल गया है जैसे ये रोजमर्रा की दिनचर्या का सबसे जरूरी हिस्सा हो। ट्रैफिक जैम सिर्फ समय की ही चोरी नहीं कर रहा, बल्कि सेहत पर भी डाका डाल रहा है। कितना मुश्किल होता है ट्रैफिक के अंदर पॉइंट A से पॉइंट B जाना, और अमूमन लोग इस पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, ट्रैफिक से जूझ कर ही अपने घर से दफ्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन ट्रैफिक आपको सिर्फ इरिटेट नहीं करता है, ट्रैफिक आपकी जिंदगी के साल भी घटाता है। हम अपनी गाड़ी के अंदर ट्रैवल करेंगे। मैं अपने ऑफिस से, मैं अपने घर से अब जा रही हूँ ऑफिस, और मैं आपको बताऊंगी लगभग कितना समय लगता है, और उस समय में जो समय लगता है मेरे दिल के ऊपर क्या असर पड़ता है, मेरे ब्लड प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, ये सब चीजें आज हम गाड़ी के अंदर बैठकर आपको समझाएंगे कि जब ये सब कुछ होता है तो आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की स्टडी बता रही है कि ट्रैफिक जैम के वक्त होने वाले वायु प्रदूषण से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। इसके साथ ही लंबा और थकाने वाला सफर प्रदूषण के साथ मिलकर मानसिक तनाव को बढ़ा देता है। और ये बात हम अलग अलग शहरों में की गई हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे।
जिस तरीके के ट्रैफिक में इस समय फंसी हूँ, अमूमन लोग रोज घंटों घंटों इसी तरीके के ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और वो ट्रैफिक जिसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मान चुके हैं, हमें लगता है कि ट्रैफिक ही तो है, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रैफिक में ही तो हमें रहना पड़ेगा। यही ट्रैफिक आपकी जिंदगी के साल कम करता जा रहा है। नई स्टडीज के मुताबिक जब आप ऐसे पोल्यूशन, जब आप खड़े रहते हैं ऐसे में, जब आपकी गाड़ी खड़ी रहती है और ट्रैफिक होता है, तो उस समय जो पोल्यूशन होता है, जो PM 2.5 लेवल का जो पोल्यूशन है, जो बहुत बारीक होता है, जब आपकी सांस के अंदर जाता है तो आपके ब्लड प्रेशर को इम्पैक्ट करता है और 24 घंटे तक उसका जो इम्पैक्ट है वो आपके शरीर में दिखता है। अब आप गणित खुद ही कर सकते हैं कि जब हर दिन आपके शरीर के अंदर इतना जब पोल्यूशन जा रहा है, जब आप ट्रैफिक के अंदर खड़े हैं, आपके बीपी को इम्पैक्ट कर रहा है, आपका बीपी बढ़ता है और डेटा से ये पता चला है। दूसरी चीज, आपके लंग्स पर भी इम्पैक्ट है और आपके दिल पर भी इम्पैक्ट है। यानी कि अगर आप इस तरीके के ट्रैफिक को रोज आना और जाना यानी कि इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं जो आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। इरिटेशन और गुस्सा जो होता है जब आप गाड़ी ऐसे खड़ी करके रखते हैं और इंतजार करते हैं कि कब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, कब ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, तो इरिटेशन के अलावा अब आपके दिल पर और आपके फेफड़ों पर भी इसका असर नजर आने लगा है। ट्रैफिक जैम एक तरफ आपके सफर को लंबा करता है तो दूसरी तरफ आपकी जिंदगी को छोटा भी करता है। अब जो नई स्टडीज आई हैं उसमें साफ पता चल रहा है कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, इतने बारीक पार्टिकल्स होते हैं, जब हम सांस लेते हैं इस ट्रैफिक में खड़े होके, वो हमारे लंग्स में जाते हैं, वो हमारे बीपी को इफेक्ट करते हैं और जब बीपी को इफेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमारे हार्ट पे और लंग्स पे इसका सीधा असर पड़ता है। जब आप ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तो जिस तरीके का पोल्यूशन, जो व्हीकुलर पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपके दिल पर दबाव पड़ता है और क्योंकि पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं आपके लंग्स पर भी इसका इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आप अपनी जिंदगी के 10 साल इसी तरीके से इस ट्रैफिक के अंदर और इस ट्रैफिक से होने वाले पोल्यूशन के अंदर बिताएंगे तो सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी के कुछ साल घट जाएंगे। ट्रैफिक जैम समय बर्बाद करता है, ऑफिस के लिए जल्दी निकलने को मजबूर करता है, गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत झेलने को बाध्य करता है, चिड़चिड़ा बनाता है, कई बार रास्ते में लोगों से उलझने का कारण बनता है। इसकी वजह से लोगों का व्यवहार उग्र और हिंसक हो रहा है। रोड रेज की घटनाएं होने का सबसे बड़ा कारण ट्रैफिक जैम है। फर्स्टली तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है। मैं यूजुअली ड्राइव करती हूँ तो जो आपने बोला पीक आवर्स में ड्राइव करना, इतने ज्यादा ट्रैफिक के वजह से इरिटेशन है, वो हॉन्किंग है, वो सबका ज्यादा असर पड़ता है। तब जाके मैं अगर ऑफिस भी पहुंचूं तो ऑफिस पहुंचने के बाद थोड़ा और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। किसी और मतलब इसका गुस्सा किसी और पे कभी कभी क्या बोलते हैं, किसी और पे निकलता है वो गुस्सा, या ठीक से काम नहीं होता है क्योंकि यही दिमाग में होता है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर कि वापस वही ट्रैफिक में हमें फंस के वापस जाना है। नई रिसर्च के मुताबिक ट्रैफिक जैम के दौरान वायु प्रदूषण से हुई ब्लड प्रेशर की समस्या अगले 24 घंटों तक रह सकती है। जैम की वजह से ब्लड प्रेशर में होने वाली ये वृद्धि ज्यादा नमक खाने से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर के बराबर ही हो सकती है। ये स्टडी सिएटल में हुआ था। ये स्टडी का नाम है ट्रैप स्टडी। सो ट्रैप स्टडी बेसिकली ट्रैफिक रिलेटेड एयर पोल्यूशन के बारे में बात करता है। तो इन्होंने क्या किया कि 2 दिन इन्होंने चेक किया कि जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसका इफेक्ट ब्लड प्रेशर पे और कार्डियोवास्कुलर रिस्क पे क्या होता है। तो इन्होंने प्री और पोस्ट फिल्टर लगाने के पहले और बाद में चेक किया कि ब्लड प्रेशर कितना राइज होता है। तो द रिजल्ट्स वर स्टार्टलिंग कि जब ही उन्होंने फिल्टर लगाया तो उनकी ब्लड प्रेशर नियर नॉर्मल थी और जब नहीं लगाया तब 5 to 10 mmHg मतलब मिलीमीटर्स मर्क्यूरी से ऊपर ब्लड प्रेशर जा रहा था। तो इनका ये बोलना था कि एयर पोल्यूशन का जो रिस्क है ऑन कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स वो कभी चेक नहीं किया गया है इतना एक्सटेंसिवली। तो ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस इस स्टडी के हो सकते हैं कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड अपने पे क्या इफेक्ट होता है। हर दिन ट्रैफिक जैम में फंसने वाले लोगों के व्यवहार में भी एक नकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। उनके साथ दोस्तों, घर वालों या सहयोगियों से उलझने या झगड़ा करने की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि बीपी बढ़ गया है, मतलब एंगर इश्यूज आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है कि अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग।
तो ऐसे दिक्कत आती है। और ये जो सब फ्रस्ट्रेशन और एंगर है ना, ये कॉलीग्स पे या दोस्तों पे या घर वालों पे निकल आ जाता है मेरा, बिकॉज दैट्स मतलब उसी तरीके से हम उसे बाहर कर सकते हैं। और क्या होता है, 2.5 घंटा आप एसी में बैठे रहो विद द विंडोज अप, बहुत दिक्कत आती है आपको, अंदर सफोकेशन होता है गाड़ी के। अगर आप विंडो नीचे भी लेते हो तो वापस एयर पोल्यूशन की दिक्कत है आपको, तो वो मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और उसके वजह से बीपी तो बहुत बढ़ जाता है। ट्रैफिक जैम और इस दौरान होने वाले प्रदूषण से लोगों का व्यवहार आक्रामक होने के साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब इस वक्त हम मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है मुंबई का, बांद्रा से जो शुरू होता है और सीधे दहिसर बोरीवली तक जबरदस्त ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। आप देखिए इस तरीके से जो एम्बुलेंस है वो भी ट्रैफिक जाम में पूरी तरीके से फंस जाती है। और ये बांद्रा से लेके दहिसर तक की मैं आपको बता दूं कि लगभग 2.5 से 3 घंटे का समय लग जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की कितनी ज्यादा परेशानी होती है। इस ट्रैफिक जाम की वजह से जो एयर पोल्यूशन और नॉइज पोल्यूशन जो होता है उससे लोगों के व्यवहार में और उनकी मेंटल स्थिति पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। ट्रैफिक जैम के मामले में दिल्ली और मुंबई से भी ज्यादा बुरी स्थिति बेंगलुरु की है। बेंगलुरु जैम के मामले में दुनिया में दूसरे और भारत में पहले पायदान पर है। Nowadays, it's taking a toll of our health because of many reasons. You know, we get noise pollution, air pollution. What is the density of the cars or any vehicle in a kilometer? If you take, it is too high. Density is too high. So naturally, it affects our health. And if fortunately you close the windows and travel, you drive, that's fine. Otherwise, what an amount of noise pollution, air pollution. It affects your length. ट्रैफिक में फंसना मानसिक ही नहीं, शारीरिक तनाव भी है, जिसका दुनिया के करोड़ों लोग हर दिन सामना करते हैं। ट्रैफिक में 1 घंटे तक फंसे रहना ब्लड प्रेशर में काफी वृद्धि कर देता है। इसका असर शरीर पर 24 घंटे तक रहता है। अब सवाल ये है कि ट्रैफिक जैम के प्रदूषण की वजह से बढ़ने वाले ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाए। इसका पहला जवाब है यातायात में सुधार, लेकिन ये एक सामाजिक समाधान है जो कि आसान नहीं है। इसका दूसरा समाधान है व्यक्तिगत स्तर पर, जो काफी हद तक लोग कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक से बचने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना, गाड़ी में एयर फिल्टर लगाना, मास्क का प्रयोग करना सबसे प्रभावी तरीके हैं। जहां तक संभव हो गाड़ी में अच्छी क्वालिटी के मास्क का प्रयोग करें। संभव हो तो गाड़ी में HEPA हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर लगाएं। ये गाड़ी के अंदर की हवा में मौजूद प्रदूषण को कम करता है। इसके अलावा सफर के दौरान गाड़ी के शीशे बंद रखें ताकि गाड़ी के अंदर कम से कम प्रदूषण पहुंचे। कहीं जाने से पहले उस जगह का AQI चेक कर लें। अगर उस जगह का AQI अधिक हो तो वहां जाने से बचें, लेकिन मजबूरी में जाना ही पड़े तो मास्क लगाकर ही जाएं। इसके अलावा बीच बीच में पानी पीते रहें। ये भी प्रदूषण और तनाव से बचाव में काफी फायदेमंद है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, बेंगलुरु से अनाघा केशव के साथ, दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल की रिपोर्ट। कोविड की महामारी तो आपने देख ली, लेकिन आप हमारी बात ये नोट करके रख लीजिए, आने वाले समय में भारत की जो अगली महामारी होगी वो है ट्रैफिक जैम। जिंदगी में एक ही नियम रखें, सीधा बोलें, सच बोलें और मुंह पर बोलें। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे।